सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए डेली में हिस्ट्रीज की मॉक टेस्ट के रूप में आरआरबी के लिए, स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई एंड एई, मैं बता रहा हूँ फिर से सुन लीजिए, आरआरबी, ठीक है ना, रेलवे के एग्जाम के लिए मैं स्पेशली ये मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ मॉक टेस्ट के रूप में जो है ये आप लोगों के सिर्फ आरआरबी में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ जो आज तक आरआरबी में पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह है। ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी जीएस का क्वेश्चन फिक्स नहीं होता है किस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन एकदम सर्टेन है उन लोगों के लिए, एकदम निश्चित है कि वो लोग जरूर देखें जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं। तो प्लीज़ मैं बता दूं कि 5 मैं वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और इसके पहले भी मैं हिस्ट्री के 15 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। प्लीज़ जो लोग भी जाकर अभी नहीं देखे हो जाके देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले हैं, ठीक है। और आज मैं 6वां जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो इसमें भी मैं आप लोगों को आगे की चीज़ों को पढ़ाऊंगा। मैं इसमें आप लोगों को प्लस 2000 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो प्लीज़ इसको अगर आप लोग लगा लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी में एक भी हिस्ट्री का क्वेश्चन अगर बच जाता है तो आप फिर हमारे यहाँ वाईसीटी चैनल पर आकर कहिएगा कि हाँ हमारे ये क्वेश्चन नहीं हो पाए, ये क्वेश्चन हमको नहीं मिले हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि 90%, मोर देन 90% क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे, कवर होंगे, ठीक है। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाए जो कि आप लोगों को कहीं देखने को मिल सकता है जो मैं इसमें सॉल्व ना कराऊँ, ठीक है। तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन का बता रहा हूं, थोड़ा आंसर छिपाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूं डिटेल के साथ। क्यों? क्योंकि आप लोग पहले इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप लोग पहले इसका आंसर बताएंगे ना तब आप लोगों को उस चीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान होगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुल्ला नसरुद्दीन, विष्णु शर्मा, राजा सुदर्शन, तेलानी रामन। देखिए, मैं हर क्वेश्चन के बारे में नहीं बताऊंगा जिसके बाद में वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है। देख लीजिए, आप खुद ही आप देख सकते हैं कि ये किस शिफ्ट में और किस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ठीक है। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल बी दिया हुआ है। बी इसका मतलब हो जाएगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र जो बुक थी लिखी गई थी, इसके बारे में मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। चलते हैं हम लोग आज के अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र का संकलन किया था? तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल क्या हो जाएगा? भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा क्या किया गया था? नाट्यशास्त्र जो था उसका संकलन किया गया था। आइए हम थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है? नाट्यशास्त्र में नाट्य कला पर आधारित ग्रंथ है। इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा तीसरी सदी में, कब, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीसरी सदी में की गई थी। इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की भी छाप है। इसमें 36 अध्यायों का संगीत, नाट्य व अभिनय का संकलन मिलता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट डाउन रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? मैंने कल भी बताया था, जो लोग भी हमारे वीडियोस को देखे होंगे उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। पढ़नी हो जाएगा, पढ़नी। पढ़नी जो था अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि पंच सिद्धांत का बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? इसका भी देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि देखिए, जनरली जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और वो आपको क्वेश्चन मतलब आप लोग इतना ज्यादा उसको पढ़ लिए हैं कि आपको दिमाग में वो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कि मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है, हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, वो कहाँ से, इसमें कौन सी बुक के मेगास्थनीज के द्वारा कौन बुक लिखी गई थी। तो ये सब चीजें आप लोगों को 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री के जनरली सभी लोगों को पता होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकते हैं। वही क्वेश्चन एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा हाई होता है। चलिए हम इसका डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका डिटेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पंचतंत्र जो सिद्धांतिका जो था, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत जो के लेखक थे कौन थे? 12 महिर थे, ठीक है। अच्छा, 12 महिर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। इनके बारे में क्या क्या, गणित के बारे में भी आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। पंच सिद्धांतिका व बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक 12 महिर थे। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं। जो 12 महिर में त्रिकोणमिति ज्ञान का परिचालक है, इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका अर्थात 5 सिद्धांत, याद रख लीजिएगा। पंच सिद्धांतिका मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पंच सिद्धांतिका मतलब 5 सिद्धांत ने उन्हें फलित ज्योतिष के वही स्थान दिलाया जो राजनीतिक दर्शन में कौटिल्य का, व्याकरण में पढ़नी और विधान का मनु का है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा इसे। आप लोग अगर थोड़ा सा डिटेल में ज़्यादा देर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है, तो आप वीडियोज लंबा हो जिसकी वजह से मैं नहीं करता हूँ, तो आप वीडियोज पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया? तिरुकल्लुरम पूछ रहा है कि तिरुकुल्लरम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? कालिदास हैं,
तिरुवल्लुर हैं, ठीक है, कबीर हैं, मीरा भाई हैं। देखिए कबीर से जितने भी क्वेश्चन थे मैं आप लोगों को पीछे करा चुका हूं, जो लोग भी नहीं देखे हों आप लोग देख सकते हैं, या आगे भी जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आप लोगों को कराऊंगा। एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, तिरुकुल्लर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता तिरु, देख लीजिए नाम भी आप लोगों को एकदम सेम ही दिया हुआ है, नामक प्रसिद्ध जो दिया हुआ है, किताब भी वही है और किसके द्वारा किया गया था ये भी नाम सही है, तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर के द्वारा क्या किया गया था, तिरुकुल्लर ये नाम दिया गया था। देखिए कु यहाँ पे है, लू है, बस इतने भर का अंतर है, व और र, लास्ट के 3 अक्षर जो अंतर है, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, वीडियो पॉज करके 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके रचयिता कौन थे तो आप लोगों को पता हो जाएगा, तिरुवल्लुर जो थे इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा क्या गया था, तिरुकुल्लर जो लिखा गया था बुक, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 125 दिया, क्या दिया हुआ है कि चरक संहिता चिकित्सा की शाखा, पूछा जा रहा है कि चरक संहिता जो चिकित्सा की शाखा थी किस शाखा में संबंधित थे, एलोपैथी, ठीक है, आयुर्वेद, हेम्योपैथी और यूनानी। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा। चरक संहिता जनरली सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ये बार बार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आयुर्वेद। चरक संहिता किससे संबंधित थी, आयुर्वेद से संबंधित थी, ठीक है। चलते हैं, अच्छा ये किसके नाम पर पड़ा था, तो महर्षि चरक, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चरक संहिता जो पड़ा हुआ था आयुर्वेद से संबंधित है और ये महर्षि चरक के नाम पर पड़ा हुआ था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है सुश्रुत को के रूप में जाना जाता है भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शैल चिकित्सा के जनक, भारतीय परिस्थितिकी के जनक, भारतीय पोलियो बॉटनी के जनक। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोगों को देखने से खुद आप लोग इसको अनुभव कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। आप जहां भी हिस्ट्री का मॉक टेस्ट लगाएंगे देखिएगा, पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया है और शेरशाह का मकबरा कहां पे है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि बस यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसकी मृत्यु सीढ़ी गिरने से हो गई, यही सब 2-4 क्वेश्चन जो जनरली आप लोगों को हर जगह देखने को मिलते हैं, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं जो कि आपको लेवल थोड़ा सा टफ होता है, तो प्लीज आप लोग देखा कीजिए, इसलिए आरआरबी का लेवल उतना नीचे नहीं होता है। एसएससी भी जब से टीसीएस पेपर करा रही है, एसएससी का पेपर, तब से उसका भी लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ, डिटेल दिया भारतीय शैल्य चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं, तो भारतीय शैल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत के रूप में जाना जाता है। याद रख लिया, सुश्रुत को भारतीय शैल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, राज तरंगड़ी। मैंने बताया था आप लोगों को, राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखा गया, राज तरंगड़ी के किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है। आइए हम इसका देख लेते हैं डिटेल। मैंने बताया था पीछे आप लोगों को, कल्हण के द्वारा क्या किया गया था, राज तरंगड़ी को लिखा गया था। इसमें क्या बताया गया, इसमें कश्मीर के जो राजाएं थे ना, विशद और मुहक, इनका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस जो राजाओं का वर्णन किया गया, तो कश्मीर के जो राजाएं थे, कौन कौन राजाएं थे, विशद और मोहक, इनका वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, आप लोगों को जनरली देखने को मिल सकते हैं कि राज तरंगड़ी किसके द्वारा रचित किया गया था, अर्थात किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कल्हड़, ठीक है। इंपॉर्टेंट बनता है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में। मनुस्मृति लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था, आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ कि सी, अर्थात संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। मनुस्मृति जो लिखी गई थी किस भाषा में लिखी गई थी, ये संस्कृत भाषा में लिखी। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया। इसमें चारों वर्गों, याद रख लीजिएगा, इसमें चारों वर्गों के बारे में, चारों आश्रमों व 16 सलाहकार संस्कृत हो, 16 जो संस्कृत के सलाहकार के रूप में माने जाते हैं। आप लोग इसकी पूरे डिटेल पूछेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोगों के बारे में, इसके बारे में जानकारी पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल दिया है। 16 जो संस्कारों जो थे उनके अंदर सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि मतलब किस किस चीज़ के संस्कार हम लोगों के अंदर होने चाहिए, मतलब एक सलाह के तौर पे जो दिया गया, तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त अन्य राज्य व्यवस्था आदि विषयों के भी परामर्श इसमें दिया गया। इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे पढ़िएगा, मैं इसके बारे में पढ़ा हुआ हूँ पूरे डिटेल, आप लोग यूट्यूब पर भी शायद सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में मनुस्मृति के बारे में लिखा गया है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किन साहित्य, पूछ रहा है वो कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तिरुवकुल्लर, रत्नावली, राज तरंगड़ी, मेघदूत।
आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तिरुकुल्लर के बारे में हम पहले अगर पता कर ले तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो ये तमिल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अभी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तिरुकुल्लर जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अच्छा देखिए देखिए यहाँ पे इसके अनुसार थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्या दिया निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया, सॉरी मैंने नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। नहीं लिखा गया है, तो यही जो है संस्कृत में नहीं लिखा गया है। बाकी अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि राज तरंगड़ी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अभी रत्नावली के बारे में मेघदूत, ठीक है, ये जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। आइए हम इसका थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। तिरुवकुल्लर जो लिखा गया तमिल भाषा में, याद रख लीजिएगा, ये हम थोड़ा सा टॉपिक के आप ट्रिकली भी याद कर सकते हैं, त से तमिल, ठीक है ना। रत्नावली संस्कृत, राज तरंगड़ी, यहाँ पे राज तरंगड़ी भी संस्कृत है, मेघदूत भी है, संस्कृत भी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन। मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास के द्वारा, राज तरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा, रत्नावली हर्ष के द्वारा। यहाँ से आप लोगों को कम से कम यहाँ से खुद ब खुद ये 4 क्वेश्चन बन गए, ये 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो आप लोगों को यहीं से बन गए। तो आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। आप लोगों को जनरली पता होगा इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। भरत थे, वाना थे, भास्कर थे, भवभूति थे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए हम डिटेल के साथ इसका आंसर देखते हैं। क्या दिया हुआ है, भास्कर जो थे ये गणितज्ञ थे। ये भारत के प्रथम 600 से 680 ईस्वी तक भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। संभवतः उन्हें सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति लिखना आरंभ किया था। उन्होंने आर्यभट्ट की कृतियों का टीका लिखा। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी एक गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। वास्तुशास्त्र है, लीलावती है, पंचदशी है, रूपमती है। आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लीलावती जो है गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। ठीक है, इसका डिटेल देख लेते हैं। लीलावती गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है, जिसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री के बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था। याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखिए ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद। मैंने आप लोग को कल ही एक चीज बताया था, देखिए जो महाभारत है, रामायण है, जो भी है, आप लोगों गीता, इन सब चीज़ें से जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये कई भाषाओं में, हर चीज़ों को, रामायण को चाहे महाभारत को चाहे गीता, सबको कई भाषाओं में, तमिल की किस द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस भाषाओं में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उस भाषाओं में उसका नाम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। शासनकाल भी पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में इसका किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप लोग इसे जरूर नोट डाउन रखेंगे और याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आइए हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज बुलर के द्वारा मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। मनुस्मृति अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज बुलर के द्वारा किया गया था। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। आप लोगों को मैंने पीछे पढ़ा चुका हूं मैं कि मनुस्मृति जो है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति के रूप में जाना जाता है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। ठीक है, याद रखिएगा कि मनुस्मृति के बाद से किस स्मृति की रचना हुई थी, याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना मनुस्मृति के बाद हुई थी। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जनरली जिन लोगों को पता होगा वो लोग इसका राइट आंसर कर देंगे। हर्ष चरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। जनरली सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, बाणभट्ट। मैं पीछे भी बता चुका हूँ। हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, हर्ष की अपनी गद्दी जो अपनी इनकी राजधानी थी कन्नौज में स्थापित किया। हर्षचरित्र की जो संस्कृत भाषा में जो है बाणभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथि है, इनके द्वारा इनका जीवन चरित्र जो है इसमें वर्णन किया गया है। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि किसके द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उनके प्रशंसक के बारे में जानकारी देता है। अभी मैंने पीछे पढ़ा क्या है कि बाणभट्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, उन्हीं के द्वारा जो पुस्तक है इसी में बताया गया है हर्षचरित में। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि प्राचीनतम काल में अमर सिंह के द्वारा भारत के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया है, जिसका नाम अमरकोश है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा कि प्राचीन काल में अमर सिंह के द्वारा भाषा के जो शब्दों का है उसका शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश है। था उसको किस भाषा में किया गया था, मराठी में, संस्कृत में, तमिल में, बंगाली में। आइए हम इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया है, प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश है। पूछा जा सकता है, सिर्फ यही क्वेश्चन बन सकता है कि अमरकोश क्या है। तो ये जो है, ये जो भाषाएं हैं, प्राचीन काल की जो भाषाएं हैं, उनका एक संग्रह है, शब्दकोश है। ये किसके द्वारा किया गया था, अमरकोश का जो संग्रह किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, अमर सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। पूछा सकता है कि ये किसके शासनकाल में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से ये एक थे, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
अच्छा, अमर कोश को विश्व का पहला समांतर कोश भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा ये भी। तो एक पॉइंट से आप लोग देख लीजिए कितने पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं। ये आपको कहीं भी इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी बुक उठा लेंगे, कहीं से भी आप लोग देखेंगे, किसी यूट्यूब चैनल देखेंगे, आप लोग इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसलिए कि अगर इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं, हो सकता है कि इस बार आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हो सकता है अगले बार में जो है पैटर्न चेंज करके पूछ देगा कि समांतर कोश विश्व का पहला क्या माना जाता है। तो अमर कोश के बारे में हम जानते हैं, तो उसी को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय काल में ये नवरत्न के रूप में जाने जाते थे। आइए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्राचीन कालीन स्थापत्य के अलावा चित्रकला व संगीत कला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या दिया है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है। पूछा जा रहा है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित है। बेंगलुरु में है, कोणार्क में है, मुंबई में है, जयपुर में है। आइए देखिए, ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ है। मैंने बताया था कि आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा सरल लग रहा होगा, लेकिन जो लोगों को पता होगा वहीं लोगों के लिए सरल है। जो लोगों के बारे में नहीं पता होगा वो लोग कैसे बताएंगे कि सरल है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछे गए हैं। मैं बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन लग सकते हैं कि आप लोगों को आसान है, लेकिन आप लोगों को अगर जब पेपर में आएगा तो कंफ्यूजन हो जाता है। दो ऑप्शन में भी, तो वहां पे भी हो सकता है कि 50% की प्रायोरिटी बनने के बाद से आप वहां पे गलत कर जाएं। ठीक है, तो आइए हम इसका डिटेल के साथ आंसर देखते हैं। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहां पे हैं, मुंबई में है। डिटेल क्या दिया हुआ है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र की मुंबई में करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह घारापुरी गुफाओं का शहर में स्थित है। याद रख लीजिए, घारापुरी को क्या कहा जाता है, पूछा सकता है कि जो मुंबई में घारापुरी स्थित है बंदरगाह, तो वहां उसको क्या कहा जाता है, गुफाओं का भी शहर कहा जाता है, गुफाओं का स्थित शहर कहा जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। ये गुफाएं एक द्वीप में स्थित है। 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर में भी स्थापित किया गया था। याद रख लीजिएगा, 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट बन सकता है आप लोगों को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। पूछा जा रहा है कि एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। विक्रमादित्य, अकबर, अशोक व पुलकेशिन द्वितीय। तो आइए हम इसके डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, डिटेल जो दिया हुआ है पुलकेशिन द्वितीय दिया हुआ है। ठीक है, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में किस शासकों से जुड़े हुए हैं, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये दिया हुआ। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि पुलकेशिन जो द्वितीय हैं, पुलकेशिन द्वितीय, वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किसको हराया गया था, तो हर्षवर्धन को हराया गया था। आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दे रहा अजंता गुफाएं की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। पूछा जा रहा है कि अजंता गुफाएं की चित्रकला है भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। इससे किसका है, बौद्ध धर्म का है, शैव धर्म का है, जैन धर्म का है, वैष्णव धर्म का है। आइए हम इसका डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है, इसी से अजंता के औरंगाबाद के लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता की गुफाएं जो हैं भारत में बौद्ध चित्रकला में स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर इसके चित्र जो है अंकन किए गए हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं। पूछा जा रहा है कि अजंता के जो चित्र हैं क्या चित्रित करते हैं। महाभारत, रासलीला, जातक कथा, राष्ट्रकूट कहानी है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं हम इसका डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। अभी मैंने पीछे बताया हूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जातक कथाएं हो जाएगा। जातक कथाएं जो हो जाएगा अजंता की चित्र कला में अंकित है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अजंता के एलोरा की गुफाएं धर्म के सबसे पहले वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उदाहरणों में से है। पूछा जा रहा है किससे है, बुद्ध के, हिंदू है, जैन है, राजपूत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए हम डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म के सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इसमें जितने भी क्वेश्चन रखता हूं, मैं लगभग 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स रखता हूं। मैं बता दूं कि डेली आप लोग वीडियोस पे कंटिन्यू रहा कीजिए। मैं ये मेरा हिस्ट्री का मॉक टेस्ट नंबर 6 था। मैं इसके पहले भी ऑल एग्जाम के लिए स्पेशली मैं एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, जेई और ए में पूछे हुए क्वेश्चनों का संग्रह करा रहा हूं। मैं इसके पहले मॉक टेस्ट के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चनों को अपलोड कर चुका हूं। 15 वीडियोस को मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इस कड़ी में मैं 6वां नंबर ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो प्लीज वीडियोस पर कंटिन्यू रहा कीजिए और वीडियोस को देखा कीजिए, जिससे कि आने वाले पेपर में आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। मैं आप लोगों को बता दी कि वाईसीटी आप लोगों के हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। अगर किसी प्रकार के आप बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहां से बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी जाकर आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अगर वहाँ से आप वाईसीटी से बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं से भी आप जाकर बुक्स को परचेज कर सकते हैं। यही नहीं, मैं बता दूं कि वहाँ आप लोगों के नंबर भी दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।